प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं कुंडलियाँ लेकर के आता हूँ। तो आज एक कुंडली के साथ उपस्थित हूँ। ये कार्यक्रम विश्लेषण जन्म कुंडली का, जहाँ संपूर्णतया कुंडली का अध्ययन करेंगे। कितनी अजीब बात है, एक बात बताता हूँ, सोच के देखिएगा। भीलनी का तो नाम आपने सुना है, रामायण की वो पात्र जो लगातार कई वर्षों से अपने जीवन में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए सब कुछ छोड़ करके जंगल में वास कर रही थी। उसके जो अन्य भील थे ना, जो उसके और समुदाय के लोग, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है, उन सबने मिलकर के भीलनी का त्याग कर दिया था। और वो सब उसे ये कह करके उसे हटा दिए थे अपने समुदाय से कि ये तो भक्ति और पता नहीं किस राम का जप कर रही है, उससे मिलने की श्रद्धा रखती है। ऐसा कह के उसे अपने समुदाय से निकाल दिया गया था। पर राम मिले तो किसे? तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको ये लगे कि समाज आपको ये कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, बहुत ज़्यादा आपकी मनोवृत्ति धार्मिक वाली है, धार्मिकता से ओतप्रोत हैं आप, तो निश्चित रूप से आप ही को राम मिलेंगे और निश्चित रूप से वो दर्शन देने ज़रूर आएंगे। बस आप अपना काम करते जाइए, क्योंकि राम मिले तो भीलनी को ही थे, सेवरी को ही मिले थे। सोचने वाली बात है। तो ये दुनिया जो ये सोच करके आपका परित्याग कर रही है कि अरे ये तो पता नहीं किस राम का नाम जपता रहता है, तो सोच लीजिएगा कि ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। एक कुंडली झट से इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूँ। आइए अंतिम तक रहिएगा, मैं भी रहता हूँ, आप भी रहिए, साथ में कुछ देर वक्त बिता लेते हैं। क्या पता कल हम रहे ना रहे। आइए। विक्रम संवत 2042, शक संवत 1907, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है। अब यहाँ पे इनका नाम बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि पंडित जी नाम तो बताए ही नहीं। सिद्धार्थ नाम है इनका। तो मैं बोल रहा था विक्रम संवत 2042, शक संवत 1907, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम बहुधान्य संवत्सर है। बहुधान्य संवत्सर में जन्मे लोग थोड़े आलसी होते हैं और चिंता और व्यग्रता थोड़ी रखते हैं। चाहे इनकी इच्छा कितनी ही पूरी क्यों ना हो जाए, थोड़ी सी चिंता कुर्सी पे बैठते समय कहीं ना कहीं का जरूर इनके माथे पे सवार रहता है। ये बात है। बहुधान्य संवत्सर में जन्मे लोग भागते रहते हैं जीवन में। यात्रा मतलब इनका रथ जो है वो हमेशा चलता रहता है। कोई ना कोई चिंता इनको कहीं ना कहीं बैठने नहीं देती है। बहुधान्य संवत्सर में जन्मे लोग क्रोधी तो होते हैं, विनोदी होते हैं, और बहुधान्य संवत्सर में जन्मे लोग थोड़े मांसाहार या थोड़े से नशा वगैरह के चक्कर में भी कभी कभी पड़ जाते हैं। बहुधान्य संवत्सर में जन्मे लोग तंबाकू के सेवन करने वाले, पान, तंबाकू, गुटखा आदि को रेगुलर इस्तेमाल करने वाले होते हैं। नशाखुरानी के जबरदस्त शिकारी होते हैं। ये बात इनकी कुंडली में बनती है। तो ये बात रही बहुधान्य संवत्सर की। उत्तरायण में इनका जन्म हुआ है। मैंने बताया था कई बार कि सूर्य उत्तरायण के होते हैं और दक्षिणायन के होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य उत्तरायण के हों, इसका मतलब है कि आपका आत्मविश्वास आपके साथ है। अगर सूर्य उत्तरायण के हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति का मन और व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है। वो दरअसल साफ मन का होता है ना, स्पष्टवादी होता है, स्पष्ट वक्ता होता है। इस वजह से उसे प्रायः कई बार पीठ पीछे लोग उसकी शिकायत भी करते देखे जाते हैं। ये बात आगे भी बताऊंगा। तो मैंने बताया बहुधान्य संवत्सर उत्तरायण का। व्यक्ति के नेत्र अच्छे हो सकते हैं, कभी कभी कमजोरी भी देखने को मिलेगी। और आगे बढ़ने पे पता चला तो उत्तरायण के बाद मार्गशीर्ष माह ये थोड़ा कमजोर होता है। व्यक्ति के चारित्र और पत्नी के चरित्र के हिसाब से थोड़ी सी स्थितियां दाम्पत्य की कमजोर होते देखी जाती हैं। तो मार्गशीर्ष का प्रभाव, व्यक्ति धनी है, मदमंद है, मद होता है, व्यक्ति को कभी कभी घमंड करते भी देखा गया है। अत्यंत व्यक्ति गर्वीला भी हो जाता है, थोड़ा कभी कभी पापक प्रभाव से पीड़ित या प्रेरित भी हो जाता है। मार्गशीर्ष माह शिशिर ऋतु उस समय होती है तो व्यक्ति श्रेष्ठ है, प्रेम करना जानता है। कई लोगों से इसके संबंध भी बनते देखे गए हैं। अच्छे और ऊंचे वर्ग की महिलाओं से व्यक्ति को
आसानी से निकट आते देखा गया है। ये शिशिर ऋतु है। आगे बढ़ने पे पता चला तो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि का जन्म है। तो शुक्ल पक्ष में जन्मने के कारण व्यक्ति श्रेष्ठ है। एक अच्छे और स्वस्थ दिमाग में श्रेष्ठ विचारों को बसते हुए देखा गया है, यानी कि व्यक्ति का मन उसके साथ है। पवित्र और अपवित्रता की बात ये चंद्रमा पर निर्भर करेगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति धार्मिक होगा, कभी कभी धर्मांध भी हो जाता है, और कभी कभी प्रैक्टिकली किसी भी चीज को सिद्ध और प्रूफ करना भी जानता है और चाहता है। अधेड़ बून में थोड़ा सा रहता है, कंफ्यूजन में भी थोड़ा सा रहता है। ये शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा पूर्णेंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। व्यक्ति का मन मस्तिष्क उसके साथ है, अपवित्र नहीं है। भावनाएं स्वतंत्र हैं, विचार करने में तर्क की स्थिति भी मजबूती से देखी जाती है। यह शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि का प्रभाव। दिन जो है वो सोमवार का है, तो व्यक्ति जो है वो शांत है, स्थित है, लक्ष्मी का प्राप्त करता होता है, और व्यक्ति का मन बिल्कुल उसके निकट ही है, दूर नहीं है। कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में व्यक्ति का प्रभाव क्या होगा वो आगे बताऊंगा। साध्य योग में जन्म हुआ है, बालव करण है। व्यक्ति किसी भी काम को जो भी हाथ में लेगा उसको करना चाहता है, उसमें अपनी उपस्थिति 100% देना चाहता है और उसमें सफलता भी अर्जित करता है। वैश्य वर्ण का है ये। ऐसी स्थिति में व्यक्ति श्रेष्ठ है। किसी भी चीज को पहले करने से पहले उस पर अपने लाभ और हानि को देख लेता है, रिस्क लेना चाहता है और रिस्क लेकर के ही आगे बढ़ना चाहता है। ये बात है। वैश्य वर्ण की स्थिति ऐसी कि व्यक्ति हमेशा अपने लाभ और अलाभ की स्थिति को आकलन करने के लिए जाना जाता है। अब आइए आपको इनकी कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थितियां बता देता हूं। अब आइए आपको सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम का हिस्सा होता है कि कौन सा ग्रह कितना और किस तरीके का फल करेगा, मतलब कितना करेगा। कहने का तात्पर्य ये है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य अगर व्यक्ति की कुंडली में मजबूत हैं तो वो लक्ष्मी लाने वाले बन जाते हैं, व्यक्ति को मेहनत करने वाला इंसान बना देते हैं, धार्मिकता से ओतप्रोत रखते हैं जी सूर्य। और सूर्य अगर व्यक्ति की कुंडली में अच्छे हैं तो व्यक्ति कभी भी गलत और निंदनीय कृत्य समाज में अप्रतिष्ठा को जिससे पाया जा सके वो नहीं करता है। लेकिन अगर सूर्य कमजोर रहे तो वो ये काम भी कराते हैं। व्यक्ति अपात्रता और गलत और निंदनीय कृत्य को करते हुए कई बार देखा जाता है। तो स्थितियां जो बनती हैं वो ग्रहों के राजा सूर्य को तुला लग्न की कुंडली के लिए लाभ भाव के अधिपति बनते हैं। यहां उनको बैठना था, मतलब वो लाभ को रूल कर रहे थे। यहां के अधिपति हुए अपने भाव से 5वें जाकर के बैठे हैं और बैठे हैं पराक्रम भाव में। इसका फल क्या होगा वो बाद में बताऊंगा, पहले अवस्था बता देता हूं। ये 8 अंश 30 कला नक्षत्र है, मूल नक्षत्र केतु का। ये गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु उनके मित्र होते हैं और गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता में भी जा रहे हैं। इस वजह से ये अति मित्र की राशि में बैठ गए। क्लियर है? मतलब ग्रह पहले मित्र का था, तात्कालिक मित्रता और पंचधा मैत्री जब बनाई गई उसकी, तो वो उसमें भी मित्र का निकला, क्योंकि सूर्य जिसकी राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति इस भाव से 3 घर पीछे ही है, 1 2 3। ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ पे गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता में जा रहे हैं तो अति मित्र के हो गए। तो फल वो अंश के आधार पर 8 अंश 30 कला, ये सम संख्या नहीं विषम संख्या है, और इस संख्या पे जाकर के इस डिग्री पे ये कुमार हो जाएंगे। कुमार अवस्था में बैठा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आधा फल करेगा, क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं इसके आधार पर ये आधा फल करते देखे जा रहे हैं। अब चंद्रमा की बात कर लेता हूं। चंद्रमा को कहा जाता है मन मस्तिष्क और माता का ग्रह। अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर रहे ना तो माता के सुखों को कमजोर कर देते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर भेज देते हैं। व्यक्ति निरंतर यात्रा का प्रिय हो जाता है, घूमना चाहता है, घुमंतु हो जाता है। और चंद्रमा की स्थिति इनकी कुंडली के लिए वो बनते हैं दशम भाव के अधिपति। मतलब यहाँ सूर्य लाभ को रूल कर रहे थे, चंद्रमा यहाँ दशम भाव को रूल कर रहे हैं। यहाँ के अधिपति होकर के उच्च की राशि में लेकिन अष्टम भाव में बैठे हैं। ये देखिए चंद्रमा उच्च की राशि में तो बैठे हैं लेकिन कमजोर हैं, ये 1 अंश पे हैं, एकदम कमजोर मृतप्राय हो रहे हैं। और वो बैठे किस नक्षत्र में हैं? देखिए कृतिका नक्षत्र में। इसका प्रभाव मैं आगे बताऊंगा। तो चंद्रमा मृतप्राय यानी कि बहुत कम, नगण्य, प्रभाव से शून्य,
फल करने वाले हैं। अब आगे मंगल की बात करता हूं। पराक्रम का कारक होता है ना मंगल। व्यक्ति की कुंडली में अगर बलिष्ठ हो तो व्यक्ति को बलिष्ठ बना देता है, व्यक्ति को फुर्तीला बना देता है, थोड़ा चोर प्रकृति का भी बना देता है जी। और कभी कभी ये बड़ी मुश्किल से ही व्यक्ति को सही निर्णय लेने वाला बनाता है। व्यक्ति फुर्तीला है, तेज में है, तेज से युक्त है, सेनापति होता है ना, तो वो एकदम बिल्कुल हट्टा कट्टा मजबूत है। इनकी कुंडली के लिए मंगल, जो कि तुला लग्न की कुंडली के लिए धन भाव के अधिपति और यहाँ पे सप्तम भाव के अधिपति, ये दोनों भाव क्रमशः मारक होते हैं। तो यहाँ और यहाँ के अधिपति यानी कि लग्न के बाद के दूसरे घर यानी कि धन भाव और सप्तम भाव के अधिपति होकर के मंगल लग्न में ही बैठे हैं। यहाँ पे वो 12 अंश 4 कला स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है और वो बैठे हैं शुक्र की राशि में तात्कालिक मित्रता में, यानी कि वो मित्र के ही राशि में बैठे हैं, मित्रवत हैं, सम राशि के हो जाएंगे। लेकिन अवस्था के हिसाब से ये युवा है, यानी कि फल ये चूंकि पापग्रह होकर के लग्न में आ रहे हैं और इस आधार पर वो जो फल करेंगे वो क्रमशः ठीक ठाक करेंगे। अपनी स्थितियों के आधार पर वो ग्रह अगर युवा है तो श्रेष्ठ फल करेगा, लेकिन ये कैसा फल करेगा, पापक है तो कैसा करेगा और शुभग है तो कैसा, ये आगे पता चलेगा। अब बुध की बात करता हूं। बुध बुद्धिमत्ता का कारक होता है, व्यक्ति को तार्किक बनाता है, व्यक्ति को चंचल मनोवृत्ति का बनाता है, व्यक्ति को श्रेष्ठ गणना करने वाला बनाता है, व्यवसायी बनाता है, तीव्र व्यवसायी बनाता है। आपकी कुंडली के लिए जो कि तुला लग्न की कुंडली है, बुध यहाँ पे राशि के अधिपति बनते हैं, भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं और उनकी दूसरी राशि देखिए 12वें भाव में, यानी कि मिथुन राशि के अधिपति बुध और कन्या राशि के अधिपति बुध, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं और यहाँ वो मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल के साथ मित्रता में, यानी कि मित्र की राशि में बैठे। 18 हंस 13 कला ज्येष्ठा नक्षत्र, ये बुध का ही नक्षत्र होता है, यानी कि अपने ही नक्षत्र में बैठे कुमार अवस्था में, क्योंकि ग्रह 18 हंस पे सम संख्या में कुमार अवस्था का हो जाता है। ये आधा फल करेगा। अब गुरु की बात करते हैं। मूलतः गुरु धन के भी कारक होते हैं, धन की सदगति के कारक होते हैं, खर्च कराने में इनका प्रतिनिधि देखा जाता है, प्रतिनिधित्व करते देखे जाते हैं। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, सुख के कारक होते हैं। अगर पत्नी की कुंडली बन रही हो तो पति के कारक हो जाते हैं, विवाह कराने वाले और धार्मिक कृत्य के ग्रह होते हैं ये। आपकी कुंडली के लिए गुरु नीच राशि में बैठे हैं। अब इनका निचत्व भंग हो रहा है या नहीं वो बाद में देखेंगे। मूलतः ये नीच राशि में बैठे हैं और बैठे हैं 23 अंश 1 कला श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र। ये गुरु आपकी कुंडली के लिए अगर देखता हूं तो 23 अंश पे हैं, तो ये थोड़े कमजोर मुझे लग रहे हैं। अवस्था चूंकि ये सम संख्या की है, ऐसी स्थान पे और ऐसी अवस्था में ये कमजोर से देखे जा रहे हैं। आधा फल करेंगे क्योंकि कुमार अवस्था को धारण कर रहे हैं ना, तो आधा ग्रह ये भी फल करेगा। हालांकि गुरु चाहे कैसी भी स्थिति में हो, अब ये कैसी स्थिति में है ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन अवस्था के हिसाब से ये आधा फल करते देखे जा रहे हैं। ये कैसा फल करेंगे ये जानने के लिए आपको अंतिम तक कार्यक्रम को देख लेना चाहिए। अब शुक्र की बात कर लेता हूं। शुक्र आपकी कुंडली में बैठे हैं कहाँ? ये लग्न के अधिपति होते हैं और यहाँ के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं 10 अंश 44 कला। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है और वो बैठे हैं मंगल की राशि में। वो मित्रता में ही जा रहे हैं, लेकिन सूर्य उनको अस्त कर रहे हैं, यानी कि अस्त ग्रह बड़ा प्रभाव से कमजोर, और वो 25% का रिजल्ट करता है, मतलब चौथाई अस्त ग्रह है और वो कमजोर हो रहा है। लग्न के अधिपति अगर अस्त होंगे तो क्या प्रभाव करेंगे ये बाद में बताऊंगा, लेकिन ग्रह यहाँ पे अस्त है और वो चौथाई फल करेगा 1/4। अब आगे शनि की बात कर लेते हैं। जन्म कुंडली में अगर शनि की बात करते हैं ना, तो वो न्याय का कारक होता है। व्यक्ति की कुंडली में या व्यक्ति के जीवन में अगर तकलीफें जो आती हैं, इस वजह से शनि को देख लेना चाहिए। आपकी कुंडली में जो शनि हैं वो बनते हैं चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति। भाव तो उन्होंने बहुत अच्छा लिया है, वो बैठे कहाँ हैं? द्वितीय भाव में। किसकी राशि में? मंगल की राशि में, मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता में। और ये जब मित्रता में जाएंगे तो सम राशि के हो जाएंगे, क्योंकि शनि और मंगल एक दूसरे के प्रबल शत्रु होते हैं। और यहाँ पे वो अगर मंगल की राशि में मित्रता में जा रहे हैं तात्कालिक पंचधा मैत्री में, इस आधार पर ये ग्रह चूंकि देखिए 10 अंश 44 कला का है, इस आधार पर वो आपकी कुंडली में वृद्ध होते देखे जा रहे हैं। चूंकि ये राशि सम संख्या की है ना, तो इस आधार पे अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र में बैठे हैं ये। और ऐसी स्थिति में कि जब वो अपनी नक्षत्र के बैठेंगे, गलती हो गई थी शायद, मैंने शुक्र को यहाँ बिठा हुआ देखा है, तो शुक्र यहाँ बैठे हैं
शनि यहाँ बैठे हैं। तो ये बात दिख रही है कि शनि जो है वो वृद्ध हैं। अब राहु केतु की चर्चा कर लेता हूँ। राहु और केतु दोनों ग्रह आपकी कुंडली के लिए कहाँ फल कर रहे हैं? राहु आपकी कुंडली में देखिए सप्तम भाव में और केतु लग्न में ही बैठे हैं। तो राहु और केतु दोनों ही ग्रह, चूंकि ये मेष राशि है और यहाँ पे वो तुला के हो रहे हैं, इस आधार पर ये सम राशि के हो जाएंगे। युवा हैं दोनों ग्रह। एक बार फिर से बता देता हूं, शुक्र जो हैं वो जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हैं, धन भाव में नहीं, और शनि जो है वो धन भाव में बैठे हैं। शुक्र का नक्षत्र मूल नक्षत्र का है और शनि अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। ये स्थितियां बन रही हैं। कृतिका नक्षत्र का प्रभाव अगर समझते हैं प्रिय दर्शकों, तो कृतिका नक्षत्र का दूसरा चरण, यानी कि आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में बैठा हो तो जन्म नक्षत्र सूर्य का होता है, और उस समय दशा जो चलेगी वो सबसे पहले आपके जीवन काल में सूर्य की चलती है। तो कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोगों का प्रभाव थोड़ी सी समझा देता हूँ। व्यक्ति की गर्दन थोड़ी मोटी होती है और व्यक्ति को लक्ष्य पाने में बड़ी जल्दबाजी होती है। बैठेगा तो स्थिर नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ धन कमाने के लिए सोचता और करता रहता है, रिस्क लेता है, आगे बढ़ता है, धन कमाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, स्थिर नहीं रहता है, और अंधविश्वासी या कई बार धर्मांध भी होते देखा गया है। महत्वाकांक्षा कूट कूट करके भरी होती है। कभी कभी ऐसी वाणी का इस्तेमाल कर देता है, ऐसी भाषा बोल देता है जिससे सामने वाला रुष्ट हो जाता है। प्रायः कृतिका नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं और उस पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति की शिकायतें समाज में कई बार होते देखी जाती हैं, और व्यक्ति के सामने तो भले ही कोई कुछ ना बोले, लेकिन पीठ पीछे लोग इसकी बुराई बड़ी करते हैं। इस वजह से इस बात से सचेत हो जाना चाहिए। अगर चंद्रमा कृतिका नक्षत्र के हों और शनि से दृष्ट हो रहे हों तो। दूसरी बात है कि कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोग लक्ष्य पाना चाहते हैं, चाहे कैसी भी अवस्था में, कैसी भी स्थिति से उस लाल रिबन को पार करना चाहते हैं, रेड रिबन को पार करना चाहते हैं, मतलब दौड़ में आगे होना चाहते हैं, परंतु फिर भी कुछ न कुछ घटता रहता है, कुछ न कुछ दिमाग में चलता रहता है। अगर व्यक्ति वैश्य वर्ण का हो, जैसे कि ये हैं, और राक्षस गण के भी हैं, तो ऐसी स्थिति में कि वैश्य वर्ण और राक्षस गण का हो और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र से शनि से दृष्ट हो रहे हों, तो व्यक्ति व्यवसायिक हो जाता है। व्यवसायिक सोच को लेकर के आगे बढ़ने वाला, अपने लाभ और हानि को हमेशा आकलित करने वाला, अकाउंटेंसी वगैरह का काम करने वाला, तीव्र व्यवसायी होता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति अगर व्यवसाय करे तो अच्छा होगा। ये स्थितियां इनकी कुंडली में नक्षत्र के आधार पर बन रही है। दिव्य सीना चौड़ा होता है, वक्षस्थल मजबूत होता है, शरीर बलिष्ठ होता है, सूर्य मजबूत होते हैं कुंडली में, तो और ज़्यादा ये स्थितियां देखने को मिल जाती हैं। अब आइए विश्लेषण पे आता हूँ। विश्लेषण पे आने से पहले कारक अकारक और इन सभी चीज़ों पे भी चर्चा कर लेता हूँ। बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, मैं भी अंतिम तक हूँ, आप भी अंतिम तक रहिए। अब प्रिय दर्शकों, बात इस कुंडली में जो तुला लग्न की है उसके लिए कारक अकारक ग्रहों की बात कर लेता हूँ। कारक कहने का मतलब है कि ग्रह अगर अच्छी स्थिति में और अवस्था में बैठा है अपनी दशा में अच्छा फल करेगा या मजबूती से फल करते देखा जाएगा। अकारक का मतलब है सामान्य, और तटस्थ का मतलब है तो न तो अच्छा और न ही बुरा, मतलब सामान्य, उसकी दशा यूं ही निकल जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो कि नवग्रहों में जगत के चक्षु कहे जाते हैं, दिव्य सम्राट होते हैं, राजा होते हैं, सिंहासन पे आरूढ़ होते हैं, व्यक्ति को राजा बना देते हैं, नृपतुल्य व्यक्ति को लक्ष्मी का मालिक बना देते हैं। आपकी कुंडली के लिए सूर्य, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा ना, ध्यान से समझिएगा। सूर्य आपकी कुंडली में बनते हैं यहाँ के अधिपति, और वो जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं पराक्रम भाव में। सूर्य इस कुंडली के लिए लाभेश होते हैं। लाभ भाव पापी भाव होता है, और उसे अगर एक बात और बताता हूं तो तीसरे, छठे और एकादशवें भाव में अगर कोई पापग्रह की राशि बने या शुभ ग्रह की, या कोई पापग्रह बैठे या शुभ ग्रह, वो हमेशा कमजोर ही या फिर पापक प्रभाव ही दिखाता है। तो सूर्य यहाँ पे जो कि तुला लग्न की कुंडली है जो बनती है, इसके आधार पर लाभ भाव के अधिपति होते हैं, वो लाभ के लिए जाने जाएंगे। अगर बात इस कुंडली में सर्वाधिक रूप से कारक ग्रहों की करता हूं तो सर्वाधिक कारकत्व तो शनि को प्राप्त होता है, क्योंकि वो चतुर्थ और पंचम दो महत्वपूर्ण, एक केंद्र और एक त्रिकोण, इनके अधिपति होते हैं। मारक भाव या फिर मारक ग्रह के बारे में अगर बात करता हूं तो वो इनकी कुंडली में मंगल बनते हैं, क्योंकि वो सप्तमेश और द्वितीयेश होते हैं। कारक ग्रह के रूप में चंद्रमा भी देखे जाएंगे,
क्योंकि वो दशम भाव के अधिपति होते हैं। कारक भाव के रूप में और कारक ग्रह के रूप में बुध भी बनते देखे जाएंगे। हालांकि वो सामान्य होंगे क्योंकि वो त्रिकोण भाव के अधिपति हैं, लेकिन व्ययेश भी बनते हैं, लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि 12 में बन रही है, इस वजह से वो सामान्य हो जाएंगे। गुरु की बात करता हूं तो यहाँ पे वो कमजोर होंगे क्योंकि वो 12वें भाव, छठे भाव के अधिपति और त्रिक भाव के, यानी कि तीसरे और छठे दो त्रिक भावों के अधिपति होने के कारण यहाँ पे गुरु कमजोर से देखे जा रहे हैं। तो मैंने बात करी सूर्य की, चंद्रमा की बात करी, मंगल की बात करी, बुध की बात करी, गुरु की बात करी। अब शुक्र की बात करता हूं तो शुक्र इनकी कुंडली में तुला लग्न बनता है लग्न में, और उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के छठे 8वें भाव में बन रही है। इस आधार पर वो कारक ही होंगे, मतलब अच्छे होंगे, वो फल करने वाले ही देखे जाएंगे, होते देखे जाएंगे। शनि कारक होंगे, राहु केतु की बात ही अलग है। तो ये स्थितियां जन्म कुंडली में बन रही हैं, मतलब व्यक्ति की कुंडली के लिए गुरु थोड़े कमजोर से फल देंगे, बुध समान फलों को देने वाले होंगे, लेकिन वो भाग्य भाव के अधिपति हैं, इस वजह से वो महत्वपूर्ण भी होंगे, याद रखिएगा। शुक्र लग्न के साथ साथ अष्टम भाव का अधिपति है, वो भी देखने लायक होगा क्योंकि लग्न के अधिपति होने के कारण वो अष्टमेश का उसको दोष नहीं लगेगा और वो अच्छे फलों को देने वाला भी हो जाएगा अगर वो अच्छा हो रहा हो तो। मंगल सप्तम और द्वितीय भाव के अधिपति, ये सामान्य मार्केश हो जाते हैं यहाँ पे। ऐसी स्थिति में यहाँ पे मंगल की दशा व्यक्ति के जीवन के लिए थोड़ी सी कष्टदायी और जीवन को तकलीफों से रखने वाली भी हो जाती है। अब यहाँ तक मैंने बात जहाँ पे पंचांग की करी, नक्षत्र की करी, ग्रह अवस्था की करी और कुंडली में कारक अकारक आदि ग्रहों की बात करी। अब बात कुंडली के विश्लेषण की करते हैं। तो सूर्य से शुरू करूंगा और अंतिम तक केतु तक आऊंगा, तो बने रहिए, अंतिम तक देख लेते हैं कार्यक्रम क्या कहता है। अब आइए इनकी कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण और अच्छी चीजें जो कुंडली में देखने को बन रही है, मुख्यतः 5 बताता हूं। सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा की जब हम स्थिति का आकलन करते हैं तो सूर्य को देखिए, सूर्य यहां बैठे हैं। सबसे पहले तो लाभ के अधिपति हुए अपने पंचम भाव में गए। नवम पंचम का संबंध किसी भी ग्रह का अच्छा होता है, ये आप जानते हैं। नवम पंचम का संबंध कहने का मतलब है कि ग्रह को जहां बैठना चाहिए था वहां से वो 9वें बैठा है और ग्रह को जहां बैठना चाहिए था वहां से वो 5वें बैठा है। यही नवम पंचम का संबंध है। बात समझ में आई? तो यहां के अधिपति, यहां सूर्य बैठे हैं और यहां से देखिए चंद्रमा कहां बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सूर्य से चंद्रमा या चंद्रमा से सूर्य अगर तीसरे छठे 9वें और 12वें जा रहे हों तो ये अच्छा होता है। ये पहली बात रही जो कि अच्छी है कुंडली में। दूसरी अच्छी बात यह है कि त्रिकोण के अधिपति यानी कि पंचम भाव के अधिपति और त्रिकोण के अधिपति यानी कि नवम भाव के अधिपति, ये दोनों एक साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भाव धन भाव में ही बैठे हैं। ये बड़ा बेहतर है और बहुत मजबूत है। धन के दृष्टिकोण से व्यक्ति को लबालब और लाखों में खेलने वाला बनाते हैं। ये बात दूसरी महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी रही। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इनकी कुंडली में गुरु नीच के तो बैठे हैं लेकिन उनका नीचत्व भंग हो रहा है। कैसे? गुरु बैठे मकर राशि में, मकर राशि के अधिपति होते हैं शनि। अब यहां पे वो केंद्र में तो नहीं है, वो केंद्र में नहीं है, लेकिन इसका जो अधिपति है अगर वो केंद्र से बाहर गया, लेकिन जिस राशि में गुरु नीच के हो रहे हैं उसी राशि में मंगल उच्च के होते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च होते हैं ना, लेकिन वो केंद्र में आ रहे हैं। इस वजह से यहां पे गुरु का नीचत्व भंग हो जाएगा। तो यहां पे गुरु जो कि तीसरे और छठे भाव के अधिपति बन रहे थे वो केंद्र में आकर के समस्त प्रकार के दोषों का समन कर देते हैं। ये बात पक्की है। दूसरी बात, गुरु को मजबूती से फल देने वाला देखा जा रहा है क्योंकि वो नवांश कुंडली जब कल बताऊंगा वहां पे वो उच्च के हो रहे हैं। तो इस वजह से गुरु यहां पे अच्छे फल करते भी देखे जाएंगे। ये तीसरी बात जो कि अच्छी थी। चौथी बात, तो जन्म कुंडली में जो चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी बन रही है वो शनि की बन रही है। शनि यहां पे बनते हैं पंचम और चतुर्थ भाव के अधिपति। वो जाकर के जन्म कुंडली में देखिए प्रायः अच्छी राशि में नहीं बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं। वो प्रसन्न नहीं, खिन्न हो जाते हैं वहां, लेकिन नवांश में वो उच्च के हो रहे हैं, इस वजह से वो अच्छे होंगे। ये बात भी बनती है। ये चौथी बात थी। और पांचवी जो कि महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि लग्न पे राहु का प्रभाव है
और दूसरी बात जो कि यहां से एक और देखा जा रहा है कि व्यक्ति के जीवन में लाभ को हमेशा ही निरंतरता से उपस्थित होते देखा जा रहा है। लाभ का अधिपति यहां और गुरु की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली के उच्च की दृष्टि से कैरियर भाव को देख रहे हैं और वहां का अधिपति खुद उच्च का है। विचार करिएगा, गुरु नीच के हुए, उनका नीचत्व मंगल ने भंग किया, दूसरा नीचत्व उनका कैसे भंग होता है यह भी बता देता हूं। जो गुरु जिस राशि में नीच के हुए वो शनि की राशि है, क्लियर है, और शनि से चंद्रमा केंद्र में आ रहे हैं। कैसे? अगर जिस राशि में ग्रह नीच का होता हो, ध्यान दीजिएगा, गुरु यहां नीच के हुए, इस राशि का अधिपति बना शनि, और अगर वो गिनने पर चंद्रमा से 7वें और केंद्र में हो जाए, यानी कि 1, 4, 7 और 10 के संबंध में हो जाए, तो गुरु का नीचत्व भंग हो जाता है। मतलब गुरु शनि की राशि में नीच के हुए, शनि यहां बैठे हैं, तो अब चंद्रमा को देखिए कि वो कहां हैं। क्या शनि से केंद्र में हैं? यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस आधार पर गुरु का नीचत्व भंग हो रहा है, क्योंकि शनि जो हैं वो वस्तुतः चंद्रमा से केंद्र में आ रहे हैं। ऐसे भी गुरु का नीचत्व भंग होता। दोनों तरीके से चंद्रमा ने गुरु के नीचत्व को भंग करने में सहायता प्राप्त करी और प्रदान किया। अब यहां पे 5वीं के बाद एक छठी स्थिति और बताता हूं, वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बात है। मैंने कहा गुरु की उच्च दृष्टि केंद्र पे, दशम भाव पे पड़ी, यहां का अधिपति स्वयं उच्च का हो रहा है, और ठीक गुरु उस भाव को भी देख रहे थे जो उस भाव का अधिपति उच्च का है, और गुरु ठीक उसको फिर से देख भी रहे हैं, तो यह भी अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, विश्लेषण पे आता हूं। सबसे पहले सूर्य की बात करता हूं। सूर्य इनकी कुंडली में लाभ के अधिपति हुए, पंचम नवम के संबंध में गए, बेहतर है, और यहां से वो बैठ करके 7वें भाव को देखेगा तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सहयोग, भाग्य का लाभ और उन्नति प्रदान करने वाला भी होगा। अब यहां पे जब बात मैं ग्रहों की करूंगा तो अभी तुला लग्न को छोड़ रहा हूं, जब शुक्र पे आऊंगा तब उसकी बात करूंगा। तो लग्न के से तीसरे भाव में गए मंगल, सूर्य गए, लाभ के अधिपति होकर के नवम पंचम के संबंध में गए, ये लाभ देंगे, व्यक्ति के पराक्रम का लाभ देंगे। हाँ, यहां पे एक बात देखने में आ रही है निगेटिवली कि व्यक्ति के अपने छोटे भाई बहनों के साथ या फिर भाइयों के साथ या कुटुंबजनों से दूर रहना पड़ता है, सुख से और अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है, धन कमाने के लिए प्रायः भागना पड़ता है। ये बात भी बनती है क्योंकि वो बैठे किसके साथ हैं? शुक्र के साथ, और शुक्र दरअसल इनकी कुंडली में लग्न का अधिपति होकर के और अष्टम का अधिपति होकर के अस्त कर रहे हैं सूर्य उसको। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में उतना सहयोगी सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि वो हैं तो पापी भाव के अधिपति। पापी भाव के अधिपति त्रिक भाव में बैठे, गुरु की राशि में बैठे, गुरु नीच के हो रहे हैं मूलतः। हालांकि उनका नीचत्व भंग हुआ है तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये मूल नक्षत्र के बैठे हैं, और सूर्य केतु के मूल नक्षत्र में जाकर के थोड़े से स्वतंत्र नहीं होते हैं, कुंठित हो जाते हैं। त्रिक भाव में बैठे हैं, ये अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य की स्थिति बन जाए, राहु की स्थिति बन जाए, शनि की स्थिति बन जाए, मंगल की स्थिति बन जाए, तो व्यक्ति को बड़ी ज्यादा पराक्रमी बना देते हैं। व्यक्ति जीवटता से मेहनत करने वाला होता है, व्यक्ति थकेगा नहीं, हारेगा नहीं, और व्यक्ति हमेशा निरंतरता से मेहनत करने वाला और भाग्य को अपने कर्म के बदौलत जीतने वाला होता है। क्लियर है? अब इस लाभ भाव पे या लाभ भाव के अधिपति पे किसकी दृष्टि पड़ रही है? तो गौर करिए, तो राहु यहां बैठे हैं 7 के बाद 8 और 9, यानी कि लाभ भाव के अधिपति पर और लाभ भाव पे, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, लाभ भाव के अधिपति पे या लाभ भाव पे, दोनों ही जगह राहु की स्थिति है। यानी कि व्यक्ति कई क्षेत्रों से धन कमाएगा, कई क्षेत्रों से, क्योंकि राहु यहां भी देख रहे हैं और लाभ भाव के अधिपति को भी नवी दृष्टि से देख रहे हैं। शुक्र के भी ऊपर दृष्टि है, जो कि लग्न के भी ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं राहु, और लग्नेश के ऊपर भी दृष्टि डाल रहे हैं। यानी कि व्यक्ति को समाज के कई वर्गों से जुड़ते हुए, व्यक्ति को समाज के कई लोगों से पहचान बनाते हुए, स्त्रियों के साथ जाते हुए, निकटता से सभी भी और कभी भी व्यक्ति महिलाओं का प्रिय होता है, दाम्पत्य में कभी कभी कमजोरी और खटास को लाने वाला, और पत्नी को कई बार
पत्नी के साथ संबंधों में कमजोरी, कमतरी आदि भी देखी जाती है। यह स्थिति भी बनते देखी जा रही है। क्लियर है? अब चंद्रमा पे आता हूं। अब चंद्रमा की बात करते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे दशम भाव के अधिपति हुए। दशम भाव का अधिपति अगर अष्टम में जाए ना, तो व्यक्ति के जीवन में कभी कभी रोजगार को लेकर के सवाल पैदा भी करता है। लेकिन वो अष्टम भाव में बैठा है, चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है, और वो है भी उच्च का। गुरु उच्च की राशि से देख भी, मतलब उच्च की दृष्टि से देख भी रहे हैं, पांचवी दृष्टि से भी चंद्रमा को देख रहे हैं, जो कि खुद उच्च का है। यहाँ पे व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अगर अष्टम भाव में उच्च के होते हों तो जल जनित बीमारियां होंगी। पेट से संबंधित व्यक्ति रोगी होता है, उदर का रोग, और प्रायः नाभि के नीचे की समस्याओं से ग्रसित रहता है, कटी प्रदेश की समस्याओं से ग्रसित रहता है। वैसे भी शुक्र के ऊपर शुक्र अस्त हैं, शुक्र अस्त हैं, ये कटी प्रदेश होता है, लिंग का भाव होता है, ये अष्टम भाव। मूलतः ये काल पुरुष की कुंडली में 8 नंबर की राशि यहां बनती है, जो कि रोग की राशि ही कही जाती है, और वहां पे लग्नेश की दूसरी राशि बनेगी, और यहां के अधिपति होकर के वो लग्न के अधिपति होकर के, ध्यान से समझिएगा, ध्यान उधर उधर मत करिएगा, लग्न के दूसरे भाव की राशि, लग्न के अधिपति की दूसरी राशि यहां बनी, वो जाकर के जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे, और बहुत अच्छे राशि में भी नहीं बैठे हैं, गुरु को वो शत्रु ही मानते हैं, और यहां के अधिपति होकर के चूंकि वो अष्टमेश हैं, पराक्रम में बैठे, वहां पे एक ग्रह उच्च का हुआ, ये ठीक है। लेकिन कैरियर भाव का अधिपति अष्टम में गया, गुरु से दृष्ट, गुरु को देख रहे हैं, गुरु से 10वां भाव दृष्ट हो रहा है, गुरु दशम भाव के अधिपति को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जल जनित बीमारियां देंगे, स्वास्थ्य को परेशान भी करेंगे, कभी कभी पेट रोगी बनाएंगे, और कभी कभी व्यक्ति के दाम्पत्य के संबंधों को कमजोर करने वाले। लेकिन व्यक्ति का मन बहुत चंचल है, बड़ा चंचल है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि का चंद्रमा ये पूर्ण रूप से शुभग्रह हो रहा है, कैरियर भाव को रोल कर रहा है, और यहां से ये जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है। इस वजह से कैरियर में कभी कभी अव्यवस्थित या अव्यवस्था को दिखाने वाला भी होगा। वहां से बैठ करके ये जन्म कुंडली के धन भाव को देखेगा, वहां शनि बैठे हैं और बुध बैठे हैं, ये दोनों ग्रह जन्म कुंडली में एक दूसरे के मित्र, और कुंडली में ज्योतिष में मित्र ही कहे जाते हैं। ऐसी स्थिति में कि जब चंद्रमा की दृष्टि बुध पे पड़ेगी तो व्यक्ति को वाचाल बना देंगे, व्यक्ति कई बार तीखी वाणी को भी बोलने वाला होगा, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि हो जाने से उसमें प्रगल्भता, मजबूती, भद्रता आ जाएगी, और व्यक्ति कई बार न्यायपूर्ण तरीके से बोलता है, लेकिन फिर भी वो अपने वाणी को कितना भी कंट्रोल करे, बोल ही जाता है, फट से निकल जाती हैं चीजें, और उसका अपने ही जबान पे नियंत्रण नहीं रहता है। कई बार वो ऐसे टोन और ऐसे लहजे का इस्तेमाल कर बैठता है कि व्यक्ति सामने वाला उसे ये सोच बैठता है कि वो गुस्से में बात कर रहा है, या हो सकता है कि अपनी वाणी का व्यक्ति लाभ नहीं ले पाता है, या हो सकता है कि व्यक्ति की कुंडली में जब बुध की दशा आए, मंगल की दशा आए, चंद्रमा की दशा आए, उस भाव से जो जो ग्रह संबंध बना रहे हैं, जब जब उनकी दशा आएगी तो व्यक्ति की वाणी से लाभ भी देगी। अब ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की कुंडली में जो ग्रह आ रहा है, एक्टिव हो रहा है, वो कुंडली में कैसी स्थिति में है, तो ये बात बन रही है। तो दूसरी बात कि चंद्रमा अगर देखेंगे तो कमजोर नहीं बनाएंगे, व्यक्ति को वाणी से लाभ देंगे, व्यक्ति अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने वाला होगा, व्यक्ति अपनी वाणी से लाभ भी लेगा, लेकिन पीठ पीछे लोग इसकी बुराई भी करेंगे, और कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा रूढ़ और रूढ़ बोलने वाला भी होगा। ये बात चंद्रमा की थी। क्लियर है? अब मंगल की बात करते हैं। मंगल इनकी कुंडली के लिए सप्तम और धन भाव के अधिपति होते हैं। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे, सेनापतित्व के गुण को रखने वाले बनाएंगे, जल्दबाजी से युक्त निर्णय लेने वाले बनाएंगे। व्यक्ति से इंतजार बड़ा मुश्किल होता है, थक जाता है वो इंतजार करने में तुरंत ही, और तुरंत ही कोई निर्णय लेना चाहता है, किसी को भी अपने निर्णय से प्रभावित करना चाहता है, किसी को भी अपने निर्णय से प्रभावित करना तो चाहता है, और साथ ही साथ उस पे निर्णय पे बाद में पश्चाताप भी करता है, क्योंकि दरअसल उस पे राहु का प्रभाव है, और राहु और मंगल एक दूसरे के कटु शत्रु होते हैं। मंगल केतु की तरह और केतु मंगल की तरह होते हैं। ये दोनों की, इन दोनों की जो प्रवृत्ति होती है वो एक सी होती है। तो ये दोनों लग्न में बैठ करके राहु से दृष्ट, और वो सप्तम भाव भी है, मारक भाव है, इस भावों के अधिपति होकर के लग्न में बैठेगा तो धन का अधिपति लग्न में, भाग्य का अधिपति धन में, गौर करिएगा, लग्न का अधिपति पराक्रम में, लग्न का अधिपति पराक्रम में, पंचम का अधिपति धन में, और धन का अधिपति लग्न में। ये बहुत श्रेष्ठ होने वाला है,
और व्यक्ति को लाखों में और माला माल करने वाला है, क्योंकि ये भी तो धन भाव होता है, ये धन भाव है। तो धन का चौथा भाव क्या होगा? धन का सुख होगा। जब लग्न का चौथा भाव सुख होता है तो धन का चौथा भाव भी तो सुख ही होगा ना। बस, तो धन से सुख, और एक तरीके से अगर समझें इसको तो ये परिवर्तन भी तो हो रहा है, क्योंकि धन का सुख और सुख का अधिपति धन में। इस वजह से व्यक्ति को धन की समस्या कभी होने वाली नहीं है, क्योंकि एकादशवें भाव को स्वयं सूर्य जो कि लक्ष्मी के कारक होते हैं, खुद उसको वो रूल कर रहे हैं, उसका अधिपत्य सूर्य के पास है। क्लियर है? मंगल की बात कर रहा था। मंगल लग्न में है, व्यक्ति को तीव्र बनाएंगे, तीव्रगामी बनाएंगे, निर्णय और रिजल्ट को जल्दबाजी में लेने वाला बना देंगे, क्रोधी बनाएंगे, क्योंकि राहु देख रहे हैं केतु का प्रभाव है मंगल को। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जल से डरना चाहिए, ऊंचाई से डरना चाहिए। ऊंचे जगह पे जाकर के नीचे देखने से प्रायः डर लगता है, और व्यक्ति प्रायः थोड़ा सा डरपोक भी होता है, अंधेरे से डरता है, साधु जनों से डरता है, संत जनों के निकट जाकर के उनसे कुछ अच्छा सीखना चाहता है। मंगल अगर लग्न में हो तो व्यक्ति को डरपोक नहीं बनाते हैं, व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा झूठ भी बोलेगा, चोर प्रकृति के होने के कारण और मंगल से प्रभावित होने के कारण, सप्तम भाव व्यवसाय की राशि होती है, वो तीव्र छलिया हो जाता है, अपना काम जल्दी निपटाना चाहता है, चाहे कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में धन कमाना चाहता है कि नहीं ये बात? मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी, यहां उच्च की दृष्टि पड़ेगी, तो ये सुख का भाव है। यहां गुरु नीच के हैं, मंगल खुद उसका नीचत्व भंग कर रहा है, चंद्रमा खुद गुरु के नीचत्व को भंग कर रहे हैं। और यहां पे अगर देखता हूं तो मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को जमीन से संबंधित, ट्रांसपोर्ट आदि से संबंधित और कोई भी काम करने के लिए मंगल उद्वेलित करता है। कोई भी काम व्यक्ति करे लाभ मिलेगा, और व्यक्ति को श्रेष्ठता से लाभ देते हुए ये मंगल देखे जा रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी, गुरु यहां बैठे हैं, तो यहां पे ये क्षेत्र जो कि भवन और वाहन आदि के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है, लेकिन माता के लिए थोड़ी सी समस्या देने वाला है। उनके साथ या फिर मातृभूमि से व्यक्ति को दूर रखता है, व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाता हुआ दिखाई देता है, कुटुंबजनों से दूर जाता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है उनसे उसका संबंध निकटता का न बने, यह भी बात बनती है। मंगल की सातवीं दृष्टि यहां, और राहु यहीं बैठे हैं, शुक्र अस्त हैं जो कि पत्नी के कारक होते हैं। दाम्पत्य को थोड़ा मैं कमजोर देख रहा हूं, हो सकता है पत्नी गर्वीली हो, थोड़ी सी रूठी बोलने वाली हो सकता है कि पति प्यार का भूखा हो और पत्नी उसे ना दे पाती हो सकता है पत्नी प्रेम की भूखी हो, पति उसे ना दे पाता हो सकता है दाम्पत्य को अगर अच्छे तरीके से चलाया और बसाया ना गया तो कमजोरी भी दिखाई देती है। पत्नी की भाव में अगर राहु की उपस्थिति हो जाए ना तो थोड़ी तकलीफ हो जाती है, और खास करके तब जब ये पुरुष राशि में बैठा हो। थोड़ा विचार करना चाहिए और विवाह को अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास करना चाहिए। अपने मन मस्तिष्क को थोड़ा सा केंद्रित करिए, हर चौराहे पर किसी दूसरे का दामन थामना आवश्यक नहीं है। और निश्चित रूप से जब मंगल बैठा हो लग्न में, राहु से दृष्ट हो, शुक्र अस्त हो सूर्य के साथ, तो ये स्थितियां भी बनती देखी जा रही हैं। मैं समझता हूं कि व्यक्ति को स्थिर होना चाहिए, नेत्रों को भटकाने से ज़्यादा जरूरी है नेत्रों को केंद्रित और आत्म केंद्रित कर लिया जाए। मन न भटके तो ज़्यादा बेहतर है। एक प्रिय और एक पत्नी प्रिय हो तो ज़्यादा बेहतर है। भटकाव जरूरी नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव को यहाँ पे बिगड़ता हुआ देखा जा रहा है। कारण क्योंकि जन्म कुंडली में यहाँ भरणी नक्षत्र के बैठे हैं, और शुक्र को देखिए वो केतु नक्षत्र के बैठे हैं। परस्पर स्थितियां जो हैं वो उलट हो रही हैं। तो ये आपके दाम्पत्य को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति मैटेरियली अपने आप को स्ट्रांग करना चाहता है, मजबूत है, भौतिकता से युक्त जीवन जीना चाहता है, जीवन का सर्वोत्तम सुख भोगना चाहता है। एक जोड़ी जूते से काम नहीं चलेगा तो 10 जोड़ी जूते भी रखेगा, लेकिन कोई आवश्यक तो नहीं है ना। अगर हमारा काम एक जूते से चल जा रहा है तो फिर क्या आवश्यक है कि हम किसी दूसरे के हिस्से को लेकर के अपना बना लें? ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है किसी दूसरे का पैर खाली हो, विचार करिएगा। तो ये मंगल की बात रही। आठवीं दृष्टि यहां, ये शुक्र की राशि है, जल में डूबने की संभावना ज्यादा बनती है, विचार करके रखिएगा। शीत जनित बीमारियां होने की स्थितियां बनती हैं। माता को भी स्वास्थ्य में परेशानी होते देखी जा रही है, प्रायः सर्दी, खांसी, जुकाम आदि की चीजें, शीत जनित बीमारियां। क्योंकि चंद्रमा है वो रोग का भाव है, उच्च का होकर के बैठा है तो थोड़ा कम भले देता होगा, लेकिन फिर भी दशांतर दशा में जरूर प्रभावित करेगा। ये बुध की बात अब करता हूं।
यहां से वो स्वतंत्र हो जाएंगे। ध्यान से, यहां से वो स्वतंत्र हो जाएंगे क्योंकि 12वां भाव है, तो वो फल मूलतः कहां का करेंगे? भाग्य भाव का। यहां के अधिपति हुए, धन में बैठे, मंगल की राशि में बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां का अधिपति महाधनी योग लगा रहा है, केंद्र में आ रहा है। अब बात अगर बुध की करता हूं तो यहां से व्यक्ति को लाभ देगा, व्यक्ति अच्छी वाणी को ही बोलेगा, टोन थोड़ा अजीब होता है, लहजा बोलने का थोड़ा अजीब होता है। और बुध चंद्रमा से जब दृष्ट हो, जो कि दशमेश हो, तो व्यक्ति जो भी काम करेगा, अब यहां पे गौर करिएगा, तो केंद्र के अधिपति चंद्रमा और त्रिकोण के अधिपति बने बुध। ध्यान से, केंद्र के अधिपति बने चंद्रमा, त्रिकोण के अधिपति बने बुध। चंद्रमा ने बुध को देखा, यानी कि कर्म भाव का अधिपति किसको देख रहा है? धर्म भाव को। यानी कि ये संबंध है, दरअसल केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है और केंद्र अधिपति दोष भी, केंद्र और धर्म कर्माधिपति योग भी है। यानी कि दो केंद्रों के मालिक, ये केंद्र और ये त्रिकोण, इन दोनों केंद्रों के और त्रिकोणों के अधिपति एक दूसरे को देख रहे हैं, इस वजह से ये श्रेष्ठ होगा। व्यक्ति धार्मिक होगा, अच्छे कृत्यों को करने वाला होगा, धर्म के मार्ग पर चल करके अपनी जीवन की यात्रा को अगर व्यक्ति पूरा करने का प्रयास करे तो ज्यादा बेहतर होगा। कारण, क्योंकि सूर्य जो कि शुद्ध धार्मिकता के और ग्रह होते हैं, वो इसको देख रहे हैं। बुद्ध स्वयं भगवान विष्णु का भक्त होता है, व्यक्ति को यह पाठ पढ़ा रहा है कि भक्त बन जाओ, बड़े और गुरुजनों का आदर कर लो, सबका सत्कार कर लो, सबकी सेवा कर लो, दान करो, मंदिरों का दर्शन करो, मंदिरों में जाकर के ब्राह्मणों का पूजा और ब्राह्मणों की पूजा किया कर लो। ये बात बुद्ध की थी। गुरु की करता हूं, गुरु नीच के, उनका नीचत्व भंग मैंने बताया, यहां से 5वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, इसका प्रभाव बताया। यहां का प्रभाव मैंने कहा पेट का रोगी, यहां का प्रभाव व्यक्ति के कैरियर का लाभ है, यहां का प्रभाव व्यक्ति को धन संपत्ति मान पद प्रतिष्ठा सब देने वाले होंगे और व्यक्ति का कैरियर उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और व्यक्ति कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा पंक्चुअल होता है। व्यक्ति धन और सुख के मामले में व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के कभी भी किसी भी तरीके की अल्हड़पन में नहीं जाता है और व्यक्ति अगर 2 मिनट भी बैठेगा तो पैसे कमाने के बारे में ही सोचेगा। ये स्वभाव गुरु दरअसल दे रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा पूर्णतः व्यवसायिक ग्रह होता है, वो उच्च का है, तो यानी कि गुरु जो कि नीच राशि में बैठे हैं लेकिन जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति कैरियर भाव का अधिपति होकर के उच्च का हो रहा है। ये बात व्यक्ति को कैरियर से जोड़ करके और कैरियर से रिलेशन बना करके रखता है। ध्यान से समझेंगे तो कुंडली बड़ी अच्छी देखता हूं मैं। अब आगे गुरु की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, कैरियर को अच्छा करेंगे। यहां से व्यक्ति को नौकरी करने वाला भी कभी कभी बना देते हैं। व्यक्ति अगर राज्य से जुड़ करके, देश से जुड़ करके, किसी भी चीज से जुड़ करके अगर कोई काम करे तो अच्छा होता है। व्यक्ति के कैरियर के भाव को अगर गुरु देख रहे हैं जो कि आधे फल करने वाले बन रहे हैं, हालांकि वो जन्म कुंडली में त्रिक और छठे भाव के अधिपति बन करके अगर केंद्र में ही आ रहे हों, फिर भी गुरु मैं समझता हूं कि कुंकुरवंते रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, अगर केंद्र में गुरु आ रहे हों तो वो समस्त प्रकार के दोषों के समन करने की क्षमता भी रखते हैं। दूसरी बात कि अगर जन्म कुंडली में शुक्र जो कि लग्न के अधिपति बनते हों और शुक्र से आगे ही जस्ट गुरु बनते हों और उसके मित्र की राशि बन रही हो तो शुक्र भी यहाँ पे अच्छे फलों को देने वाले हो जाएंगे, क्योंकि उसके आगे की जो राशि बन रही है वो उसके मित्र की राशि बन रही है और उसके जस्ट अगले ही भाव में गुरु बैठे हैं। यानी कि ये पराक्रम भाव को भी अच्छा करेगा। पराक्रम से धन का संबंध बन रहा है, क्योंकि पराक्रम का अधिपति अपने भाव से धन के संबंध में बैठ रहा है। अगर लग्न का अधिपति धन में जाता है तो कहते हैं ना कि महाधनी योग है। ठीक उसी तरीके से अगर पराक्रम का अधिपति धन का संबंध बना, यानी कि आगे गया, यानी कि वो महाधनी योग लगा रहा है। अपने पराक्रम से व्यक्ति सुख को भोगने वाला और सुख की इच्छा रखने वाला होता है और उसको लाभ भी मिलते देखा गया है। ये बात है। अब मैं गुरु पे था, गुरु की 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। विदेश और बाहर जाने की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि बुध 12वें भाव का अधिपति होकर के धन भाव में भी तो बैठा है अपनी ही नक्षत्र का, यानी कि विदेश भाव का अधिपति धन भाव में बैठा और उसको गुरु देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जन्मस्थान से दूर जाकर के कोई काम करे, लाभ है। अपने जन्मस्थान से जितना ज्यादा दूर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये स्थितियां गुरु की बनी। अब शुक्र की जो कि लग्नेश होते हैं, ये शीर्षोदय राशि होती है। अब मूलतः लग्न पे आता हूं। शीर्ष की राशि जो शीर्ष से उदय होती है, अर्थात व्यक्ति का काम आगे बढ़ेगा। उत्तरायण में जन्म है, व्यक्ति पराक्रम से लाभ लेगा। जीवन पर्यंत व्यक्ति मेहनत करने वाला होगा, कभी भी थकेगा नहीं, हारेगा नहीं, आगे बढ़ने वाला होता है, धार्मिक होता है, थोड़ा डरपोक भी होता है,
डरता भी है, ऐसा दिखाता है कि बाहर से मैं बहुत ज़्यादा बलशाली हूँ, लेकिन जब आप लड़ने चलेंगे तो थोड़ा नरम हो जाता है, चलो भाई ठीक है मैं मान गया। इस तरीके की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि शुक्र है ना वो, तो वो दैत्य के गुरु होते हैं, इस वजह से वो थोड़े से चपल हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं। और दरअसल वो भूखा है तो किसका? वो दरअसल भूखा है तो पराक्रम का। और शुक्र वैसे भी भूखे होते हैं तो किसके? वो राहु से दृष्ट हैं, तो किसके भूखे होंगे? भोग के, ऐश्वर्य के, भौतिकता से युक्त अपना जीवन जीना चाहेगा व्यक्ति। तो ये स्थितियां शुक्र की बन रही हैं। इनका काम आसानी से होगा। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी द्वादशी के चंद्रमा हैं, ये अच्छे होंगे। चंद्रमा उच्च का है, शुक्र वैसे भी अस्त हो रहा है तो दाम्पत्य को थोड़ा सा कमजोर कभी कभी करता है, संतान उत्पत्ति में कभी कभी बाधा भी देखने को बन रही है, इस वजह से इस पर विचार करना होगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि यहां धार्मिक बनाएंगे, व्यक्ति दान देने वाला होगा, मंदिरों का और शिखर का दर्शन करने का इशारा यह ग्रह कर रहा है, करते रहिए। शुक्र के बाद शनि की बात करता हूं। शनि आपकी कुंडली के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो चतुर्थ और पंचम के अधिपति होकर के सर्वाधिक कारक ग्रह के रूप में देखे जा रहे हैं। चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठते हैं। यहां वो उच्च के चंद्रमा से दृष्ट हैं और यहां का अधिपति लग्न में गया, ये ठीक है। और शनि जो बैठे हैं वो अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, इस आधार पर कि अगर सुख का और पंचम का अधिपति व्यक्ति के कुंडली में अपने नक्षत्र का होता हो और वो इस कुंडली में महत्वपूर्ण और सर्वाधिक श्रेष्ठ ग्रहों के रूप में देखा जा रहा हो तो अच्छा होगा। और ऐसी स्थिति में मैं ये बात कहता हूं कि व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि अच्छे बन रहे हों, हालांकि वो थोड़े कम प्रभावी होंगे क्योंकि वो अवस्था के हिसाब से कमजोर देखे जा रहे थे, आधा फल करेंगे, लेकिन मैं एक बात कहता हूं थोड़े कमजोर से हैं वो जरूर, निश्चित रूप से। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को प्रायः कभी कभी जीवन में अकाट्य धन का कमजोर और धन से कभी कभी बड़ी ज्यादा तृष्णा बढ़ा देते हैं, ये बात गौर करने वाली है। यहां से वो अपने ही राशि को देखेंगे तो व्यक्ति के धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, सुख, वैभव, शांति, उन्नति, वाहन, लाभ, भूमि आदि के सुखों को देंगे। 7वीं दृष्टि से यहां देखेंगे, मैंने कहा ये थोड़े से आलस्य को भी वृद्धि देने वाले होते हैं, व्यक्ति तीव्र आलसी भी हो जाता है क्योंकि वो शुक्र की राशि को देख रहे हैं, इस वजह से। शनि चंद्रमा का दोष बनेगा, लेकिन वो कम बनेगा क्योंकि चंद्रमा की जो डिग्री है वो 1 अंश पे है, वो मृतप्राय है, और शनि जो है वो 10 अंश पे हैं। डिग्री में काफी भेद देखा जा रहा है, और वैसे भी जो शनि हैं वो 2 अच्छे भावों के अधिपति बन रहे हैं, इस वजह से। और चंद्रमा उच्च का है तो प्रभाव कम होगा। मन को लेकिन फिर भी व्यथित करेगा, बताता हूं क्यों। क्योंकि कहीं ना कहीं ये शनि जो हैं वो द्वितीय भाव में बैठे हैं और मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल की राशि चंद्रमा अष्टम में बैठा, और वो जब शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बनेगा तो कहीं ना कहीं ये चूंकि मन का भाव भी है, विचारों का भाव भी है, और यहाँ का अधिपत्य जो है वो शनि ने रख करके द्वितीय भाव में, जो कि मन का कारक होता है। यहाँ पे दरअसल ये बुद्धि का भाव होता है, विचारों का भाव होता है, व्यक्ति के दाम्पत्य के इनिशियलाइजेशन का भाव होता है। वहां पे शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बनेगा तो थोड़ा सा तो प्रभाव जरूर करेंगे वो। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक जगह तीखा बैठ करके नहीं रह सकता है, बैठेगा ही नहीं। निरंतर उसके दिमाग में कोई ना कोई हेडेक, निरंतर उसके दिमाग में कोई ना कोई परेशानी, व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ लाभ के बारे में, और भूखा होता है लाभ का, भूखा होता है धन का, ये स्थिति बनती है। तीसरी के बाद 7वीं बताई और 10वीं दृष्टि, तो यहां से 1, 2, 3, 4 लाभ को देखेंगे। वो दरअसल वहां पे बहुत अच्छी स्थिति में नहीं देखेंगे वो, क्योंकि वहां का अधिपति नवम पंचम के संबंध में है, और सूर्य की राशि को वो देखेंगे 10वीं दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में वो लाभ को थोड़ा सा प्रभावित करेंगे अपनी दशांतर दशा। राहु केतु की, तो राहु के बारे में मैंने बताया, वो लाभ को देख रहे थे, सबसे पहले ही उनके बारे में बता रखा है। ये आपकी कुंडली है। अब बात चलित कुंडली की थोड़ी सी कर लेता हूं। आपकी कुंडली के चलित चक्र में अगर देखता हूं तो चलित चार्ट में, भाव चलित में मंगल और केतु 12वें, शनि लग्न में, शुक्र, सूर्य और बुध धन का, चंद्रमा सप्तम का, ये ऐसे फल करते देखे जा रहे हैं। अब विचार करिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो मूलतः ये ग्रह यहां का भी फल कर रहे हैं और वहां का भी फल कर रहे हैं। अब इसका निर्णय अगर मुझे करना होगा तो मैं एक बात कहूंगा कि व्यक्ति को निरंतर ये मेहनत करने वाले बनाएंगे, और व्यक्ति को जितना मिलना चाहिए ना, वो कभी कभी राहु की दशा में नहीं भी मिलते देखा गया है। उसके बाद व्यक्ति को तीव्रता से चलने वाला, निरंतर विचारों का उद्गार होते रहने वाला, और व्यक्ति को कटुवचन भाषी भी बनाएंगे, ये स्थिति भी दिखते बन रही है। और उसके बाद चंद्रमा सप्तम में, और राहु का प्रभाव सप्तम में, केतु का प्रभाव लग्न में, मंगल का प्रभाव सप्तम पे, और ग्रह की दृष्टियों के आधार पर
दाम्पत्य को मैं थोड़ा कमजोर देख रहा हूं, ये बात बनती है। जन्म कुंडली का पंचम भाव अच्छा बन रहा है, व्यक्ति अपने समाज में प्रतिष्ठा को तो पाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दुश्मनी भी मोलता है, और व्यक्ति निहत्था होकर के भी शत्रुओं से जीत ही जाता है, क्योंकि वहां पे गुरु की राशि बनती है, उनका निचत्व भंग केंद्र में होकर के, और वहां पे दरअसल अगर देखता हूं तो कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो देख रहा है, वो स्वतंत्र है, उसके अगले ही भाव में राहु बैठा है और चंद्रमा सप्तम में आ रहे हैं। इस आधार पर अगर बात कहता हूं तो अपने शत्रुओं को पहचानने का प्रयास करिए, उनको पहचानिए कि कौन आपका शत्रु है। जो निकट बैठा है वो आपके कितना निकट है, वो वास्तव में निकट है या सिर्फ दिखावटी में सिर्फ निकट आकर के बैठा है, या सिर्फ अपना काम साधने के लिए ही आपके निकट बैठा है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल आपकी कुंडली के नौमांश और लग्न का अगर हो सका तो दशमांश भी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।